नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स मेजरली निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रैक करता है। इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ना सिर्फ अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया बल्कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़कर बनाया। और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि मैं इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारे अगले वीडियो का बेस होने वाला है, तो प्लीज अंत तक बने रहना। 11 सितंबर 2023 को निफ्टी ने अपना 20,000 का लेवल हासिल किया। वैसे तो ये साल अप्रैल के मंथ से निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बहुत बार तोड़ा है, लेकिन बड़ी हेडलाइंस तभी बनती है जब बहुत बड़े माइलस्टोन्स अचीव हो। एंड ट्रूली 20,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि वो हमारी रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दर्शाता है। क्योंकि उसी समय अगर आप बाकी की दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और बाकी की दुनिया कहाँ। फॉर दिस वीडियो मैंने 11 सितंबर के क्लोजिंग प्राइस का ही लिया है फॉर कैलकुलेशंस। तो आइए देखते हैं। अगर आप यूएस के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को देखोगे जो यूएस के टॉप 30 इंडस्ट्रियल कंपनीज को ट्रैक करता है, वो अपने ऑल टाइम हाई से 6.2% नीचे है। वही नैस्डैक 100 इंडेक्स जो इस दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज का इंडेक्स है, वो अपने ऑल टाइम हाई से 7.8% नीचे है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, उसी तरह यूएस में S&P 500 इंडेक्स है जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करता है, तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 6.9% नीचे है। सिमिलरली यूरोप का स्टॉक 600 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 7.9% नीचे है। चाइना का शंघाई इंडेक्स 15.3% नीचे और हांगकांग का हैंसिंग इंडेक्स 42% नीचे है। अब चाइना और हांगकांग को साइड में रख सकते हैं क्योंकि उनके गिरावट ज्यादा है और उनके गिरने के रीजंस भी अपने इंटरनल है। अगर आप पूरी दुनिया वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स ही अपने ऑल टाइम हाई पे है। और ऐसा नहीं है कि हमें ग्लोबल हेडविंड्स का सामना नहीं करना पड़ा। रिसेंटली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कारण जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से ऊपर बढ़े, इस आशंका के कारण कि मिडिल ईस्ट में वॉर स्प्रेड हो सकती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में पड़ा। क्योंकि अगर आप रिसेंटली मार्केट ट्रैक करते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे मार्केट में साइडवेज से बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया और 20,000 से थोड़ा नीचे आ गए हम लोग, बट इतना भी नीचे नहीं आ गए कि हम हमारे 20,000 की अचीवमेंट को नजरअंदाज कर सकते, क्योंकि इससे भी हायर प्राइसेस पे जब क्रूड ऑयल था तब भी इंडिया ने मॉडरेट ग्रोथ दिखाई है। फेब 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अलग ही उबाल था, वो बहुत ही ऊपर चले गए थे, जिस कारण से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डगमगाया और हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ग्लोबली फूड के शॉर्टेजेस के कारण फूड इन्फ्लेशन आ गई और ऑयल एंड फूड इन्फ्लेशन के चलते ग्लोबल रिसेशन की बातें भी शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है कि कंट्रीज गए नहीं रिसेशन में, बड़े बड़े इकोनॉमीज में से जर्मनी रिसेशन में चले गया। और भले ही हम रिसेशन में नहीं चले गए हो, लेकिन रिसेशन का डर काफी था फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू सेल द इंडियन स्टॉक्स एंड सिट ऑन कैश, जिसका मेन रीजन यूएस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट हाइक थी। बढ़ती इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यूएस फेड ने एक ही साल में रिकॉर्ड रेट हाइक किए, जिस कारण डॉलर स्ट्रेंथन हो गया एंड हर एक इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी वीकेन हो गई। फॉर दैट मैटर चाइनीज युआन एंड जापानीज येन तक वीकेन हो गया। इसके चलते उनको थोड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स बेचे एंड कैश विड्रॉल किए, जिसके चलते जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड $640 बिलियन पे था,
वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इंटरेस्ट रेट हाइक के पहले वो गिर के $550 बिलियन तक आ गए। तो आप सोच सकते हैं अगर इतनी सब नेगेटिव चीजों के बीच भी हम लोग 20,000 का लेवल अचीव कर रहे हैं तो हमें कुछ तो बात होगी ना। तो आइए देखते हैं वो बात क्या थी। दोस्तों क्या है ना, अगर आप देखोगे 2020 के पहले जब भी ऐसी क्रक सिचुएशन आती थी तो एफपीएस सेलिंग को आते थे, और जब भी वो हमारे स्टॉक्स बेचते थे तो हमारे मार्केट्स 8 से 10% तक करेक्ट होते थे। एंड कभी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटीमेंट बहुत ही खराब हो तो 15% तक करेक्ट हो जाता था मार्केट। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कई बार से ये टाइम उन्होंने ज्यादा बेचा है, ज्यादा अमाउंट बेची है और ज्यादा देर तक बेचा है। तब भी अगर आपने ट्रैक किया हो मार्केट को तो हमारे मार्केट्स मैक्स टू मैक्स अपने ऑल टाइम हाई से 3 से 5% तक ही गिरे। तो इसका रीजन आपको पता है क्या है? इसका रीजन है आप और हम। क्यों? क्योंकि आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। हम लोग ने 2020 के बाद से स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो इनडायरेक्टली बाय म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल है रिकॉर्ड एसआईपीज। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिकॉर्ड एसआईपीज हो रहे हैं। एंड हर 2-3 महीने में मैं यही न्यूज सुनता हूँ कि रिकॉर्ड सिप्स हुए, रिकॉर्ड सिप्स हुए। तो ये जो पैसा हम लोग डाल रहे हैं यही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो एफपीएस जो अमाउंट बेच के जा रहे हैं, जो स्टॉक्स बेच के जा रहे हैं, वो सेलर बन गए और हम लोग उनके बायर, हम लोग ही पैसे लगा के खरीद रहे उनसे। तो क्या होता है ना दोस्तों, उनको जितना बेचना था, जितने टाइम तक बेचना था उन्होंने बेचा, हम खरीदते रहे। और जब उनकी सेलिंग रुक गई तब भी हम लोग खरीद रहे थे। हम लोगों ने मार्केट को अफ्लोट रखा था। और अभी जब उनकी सेलिंग रुक गई तो हम लोग मार्केट को धीरे 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 करके ऊपर लेके जा रहे थे। अभी उनको फोमो होने लगा या फिर कुछ और होने लगा, आई डोंट नो, बट उनके इधर अगर इन्फ्लो आ गए इन्वेस्टर्स का तो वो लोग खरीदने आ जाते वापस। तो उनके इधर शायद इन्फ्लो आ गए, उनको वापस खरीदना था। ये तो पहली बात है। उन्होंने जिस भाव पे बेचा, मतलब उनकी जो सेलिंग प्राइस थी स्टॉक की, एक तो उससे ऊपर के भाव पे अभी उनको स्टॉक मिल रहा था। एंड जितनी क्वांटिटी बेची थी उन्होंने उससे बहुत कम क्वांटिटी मिल रही थी। तो उनके थोड़े से अमाउंट से भी मार्केट पंप हो गया। मतलब एफआईएस का पैसा और हम लोग का पैसा, ये दोनों मिला के 20,000 का लेवल जो हमें माइंड में बहुत टफ लगता है वो बहुत ही इजीली टूट गया। ठीक है, जिस वजह से हम लोगों ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। एंड अगर आप देखोगे तो सही मायने में ये ऑल टाइम हाई हम लोग, मतलब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंजॉय किया। क्योंकि पहली बात है हम लोग के पास स्टॉक था, पैसा हमने लगा के रखा था, एंड ऑल टाइम हाई पे हमारे पोर्टफोलियोज को ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस बुल रन में आई गेस सबसे ज्यादा खुश चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ना हो, हम लोग तो जरूर हुए होंगे। ये हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन और भारत की रेजिलिएंट इकोनॉमी का नतीजा है कि जहां पूरी दुनिया रिसेशन के डर में जी रही हो, ठीक उसी समय भारत की इकोनॉमी और मार्केट्स ऑल टाइम हाईएस्ट टच कर रहे हो। इसलिए निफ्टी 50 का 20,000 का लेवल क्रॉस करना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अमृतकाल की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इसी अमृतकाल में बहुत से नए हाइज बनाएंगे और बहुत से साइकोलॉजिकल लेवल्स तोड़ेंगे। फिलहाल तो निफ्टी 50 का 30,000 का लेवल मुझे थोड़ा दूर लग रहा है, उसके पहले हम लोग 25,000 का लेवल अचीव करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हम लोग तोड़ने वाले हैं वो सेंसेक्स का 1 लाख का आंकड़ा है, जो हम लोग बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं। बहुत जल्द मतलब 1-2 साल में नहीं, 4-5 साल में तो तोड़ ही देंगे सेंसेक्स एट 1 लाख। तो दोस्तों अगर आपने मुझे यहाँ तक देख लिया हो, सुन लिया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैं आपके सजेशन जरूर सुनना चाहूंगा। और अगर इतना सब कर ही लिया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो ना यार। अभी इतना सब किया तो एक सब्सक्राइब भी बटन दबाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। और तो दोस्तों जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है।
मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अंत में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। तो आपके स्क्रीन पे 2 चार्ट्स आएंगे। अभी आपको बताना है कि ये चार्ट किसका है और इससे हम लोग क्या मतलब निकाल सके, क्योंकि ये हमारे अगली वीडियो का बेस बनने वाला है। अगर आपको समझ आ ही गया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला वीडियो इसके ऊपर ही रहने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड ऐसे ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर कंट्री एंड इकोनॉमी बनाए रखना, जिससे मार्केट्स बढ़ेंगे। तो कीप इन्वेस्टिंग, एंजॉय वेल्थ एनरिचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।